बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, इससे पहले लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी या अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो वो अब इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हवाले से तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या बातें मौजूद हैं। बेटा, आज हमने सिर्फ बात करनी है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हवाले से, ताकि उसमें जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाए। ये एक बहुत अहम शॉर्ट भी है, इसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन भी मौजूद हैं और अब से आप अच्छी तरह मेमोराइज भी कर सकते हैं। पहली बात, इट्स नेचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमने भी लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन पढ़ा था, उस पर भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसकी नेचर क्या होती है, एक नॉमिनल अकाउंट। अब बेटा, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम सरप्लस, डेफिसिट, नफा या नुकसान मालूम करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब ये क्योंकि स्पेसिफिक है, ये हर जगह नहीं बनाया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कहां बनाया जाता है? इनकम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, बहुत जरूरी है। आफ्टर द एडजस्टमेंट्स एंड income are recorded on the credit side after adjustments. It is prepared in the following forms. अब ये ना कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन है, इसलिए आपके नॉलेज के लिए आपको दे दिया गया, बताया गया। एक होती है अकाउंट फॉर्म। बेटा, जब अकाउंट फॉर्म की बात करते हैं, इसका मतलब है आप बनाएंगे उस स्टेटमेंट, उसको डेबिट या क्रेडिट के हिस्से में। कुछ चीजें डेबिट होंगी, कुछ क्रेडिट होंगी। लेकिन जब रिपोर्ट फॉर्म की बात करते हैं, इसे स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो प्लस और माइनस की फॉर्म में बनाई जाती है। उसमें पहले इनकम सारी शो कर दी जाती है, फिर उसके एक्सपेंडिचर को लेस किया जाता है। इसलिए ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो बोर्ड में जो सवाल आता है वो हमने इसी तरीके से प्रेजेंट करना होता है, अकाउंट फॉर्म से। इसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बाद कुछ बेसिस हैं, बहुत अहम बेसिस हैं ये। एक तो इसमें आपको पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इनकम एक्सपेंस को मैच किया जाता है ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। अगर इनकम ज्यादा है तो उसे अकाउंटिंग ईयर या उसके अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसे 12 महीनों पे कन्वर्ट किया जा रहा होता है। इसी तरह यहां पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है जो आपस में मैचिंग कॉन्सेप्ट से लिंक करता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बताता है? दिस इज द 12 मंथ पीरियड which is required by the accountant for the preparation of the financial statements. Normally they are for 12 months. हम क्वार्टरली भी बना सकते हैं, एनुअली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअली बना, तो ये आप 12 महीने प्रेजेंट में रखें। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें इनकम एक्सपेंस को मैच किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको 12 महीने के हवाले से बात की जाती है। और उसके बाद एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसका इन तीनों का आप पे बड़ा अहम लिंक होता है। अगर एक एक्सपेंस जो है वो 13 महीनों का रिकॉर्ड हुआ है तो आपको 12 महीने के लाने के लिए उसमें से एक महीने को लेस करना पड़ेगा। ये बात भी आपसे एक लेक्चर में हो चुकी है। और अगर वो कोई इनकम या एक्सपेंस 12 महीने पूरे नहीं कर रहा, कम है, तो हम उसको 12 महीने तक लाने के लिए उसमें उतना पीरियड के एक्सपेंस या इनकम को ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें जब हम इनकम एक्सपेंस सब मैच करने लगते हैं तो उसके मैच करने के बाद उसका एक रिजल्ट आता है। इट्स रिजल्ट इज नोन एज सरप्लस और डेफिसिट। रिजल्ट इज नोन एज सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस क्या चीज होती है बेटा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। किसमें ऐड करेंगे? जाके से हम कैपिटल फंड में। और दूसरी चीज डेफिसिट है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसे लेस करेंगे कैपिटल फंड से। यानी कि या तो सवाल में सरप्लस निकलेगा, नॉन ट्रेडिंग के सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट होगा वो सरप्लस होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। अब सरप्लस कब होता है? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। ये भी हमने आपको एक एग्जांपल में बताया था। डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंसिव साइड या एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगी इनकम से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उसका डेफिसिट बोलते हैं। अब ये पॉइंट जरा बहुत अहम है, आपको किसी भी सवाल के करने के लिए बहुत अहम जरूरत होगी आपकी। नॉमिनल अकाउंट की बात हो गई, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बात होगी, कहां बनाया जाता है? एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड है, इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स है। हमें चाहिए होती है अकाउंट फॉर्म।
रिपोर्ट फॉर्म में भी बनाई जा सकती है। इट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसका रिजल्ट है। ये तमाम चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे जब आप इसका कोई न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो मेन टारगेट है बेटा, जो आपको चीज सिखानी होती है, वो होता है कि इनकम और एक्सपेंस को आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये करंट ईयर का क्या चक्कर है, हम करंट ईयर तक कैसे पहुंचते हैं, अब हमने इस पे बात करनी है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं जो आपको इसके मिलेंगी नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और एग्जांपल्स को देखते हैं। ले जी, एक्सपेंस से रेलेवेंट मैक्सिमम चीजें जो आपको मिल सकती हैं वो आपके सामने लिख दी गई हैं। लास्ट ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा, कमिंग ईयर का होगा। आगे छोटा सा मैंने इसका आपको इफेक्ट बता दिया। लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर से लेस करेंगे, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे उस अमाउंट को, और कमिंग ईयर जो है वो लेस होगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अब ये हो सकता है ये बात आपको इस तरीके से समझ ना आए। अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बना दी हैं, आप उन एग्जांपल्स को देखें और आपको इंशाल्लाह बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और इस पर ध्यान भी देना है बेटा। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, इसकी क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड की बात हो रही है। वहां पर लिखा हुआ था रेंट एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? रेंट एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स। अमाउंट कैसे लिखी हुई थी? ये कैश बुक के अंदर की बात हो रही है, कैश बुक में भी ऐसे दिखा सकते हैं। 2014, 2015, 2016, 2014, 2015, 2016। अब इसमें से ये कैसे सिलेक्ट करें कि करंट ईयर कौन सा है? तो उसमें आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट होगी बेटा, उस पर डेट लिखी होगी कि ये करंट ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। कि आप किस साल का शो कर रहे हैं उस पर लिखी होगी किस साल का आपने बनाना है या किस साल का बना हुआ है। अब इसका मतलब है हमें जो सवाल में एक्सपेंस रिक्वायर्ड है हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के तहत, वो ये वाला है। हमें इनको दो को नहीं लेना। अब अगर सवाल इस तरीके से दिया हो तो ये करना बहुत आसान होता है। देखिए टोटल तो गिवन है आपको, मेन कॉलम में टोटल आ रहा है 3000, लेकिन मुझे कौन सा लेना है? 1500 करंट ईयर का। अब जब मैं इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करूंगा, का सोल्यूशन छोटा सा मैंने बनाया, एक आइटम के तहत सोल्यूशन बनाया है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं गया, डेबिट साइड पर, एक्सपेंडिचर साइड पर मैंने लिखा रेंट एंड रेट्स, और बहुत आराम से अपनी थ्योरी को देखते हुए मैंने करंट ईयर का एक्सपेंस उठा लिया जो कितना था 1500, और मैंने लास्ट ईयर का भी छोड़ दिया, कमिंग ईयर का भी छोड़ दिया। अब ये आपने बात याद रखनी है कि अगर ये ऑलरेडी कैश बुक के अंदर हो, कहा मैंने कहा कैश बुक के अंदर हो, और अलग अलग साल मेंशन हो, तो बेटा फिर मैंने इनको छोड़ दिया। टेक्निकली मैंने इसको भी लेस किया, इसमें से इसको भी लेस किया, तो ये अमाउंट फिगर आ गई। देखिए ना, इसका एग्रीगेट भी 1500 बन रहा है, ये भी 1500 है, तो 1500 माइनस किया तो आंसर 1500 ही आना है। यहां पे ये नहीं करना। कुछ बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, वो ये याद कर लेते हैं लास्ट ईयर को लेस कर दें, लेकिन उसकी सिचुएशन याद नहीं रखते कि कहां। तो क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में यहां लिखा, ये भी लिखा, उसके बाद जाके ये फिर लेस कर दिया तो जीरो हो जाता है, या ऐड कर दिया तो बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर ये कैश बुक में पहले से मेंशन है, अगर ये कैश बुक में पहले से मेंशन है, तो इन्हें आप दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना करंट ईयर का एक्सपेंस उठा लेंगे। करंट ईयर का एक्सपेंस आप उठा लेंगे और उसको यहां पे लिख देंगे। ये आपकी एक एग्जांपल थी। अब इसी तरह की एक एग्जांपल हमने और बनाई हुई है जो इसके नेक्स्ट बोर्ड पे अवेलेबल है। तो आए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और उस एग्जांपल को देखते हैं कि ये मजीद यही चीज और किस शक्ल में आपको मिल सकती है। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, इसी एग्जांपल को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, अमाउंट सेम रखी हुई है ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड एज यूजुअल, रेंट एक्सपेंस दिया था 3000, टोटल में दे दिया। अब अगर ऐसी पिक्चर आ जाए, टोटल दिया हो और कैश बुक के अंदर अलग अलग करके मेंशन ना किया हो, कैश बुक के अंदर अलग अलग करके तोड़ तोड़ के या उनके साल ना बताए हो, तो आपको यह सवाल इस तरीके से नजर आएगा। अगर तो इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां कुछ नहीं लिखा, तो आप समझ जाएं कि आपका जो करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो 3000 है। लेकिन अगर वो इसके साथ कोई एडजस्टमेंट ऐड कर देता है और कहता है कि रेंट एंड रेट्स ₹500 रिलेटिंग टू 2014
एंड 1000 रिलेटिंग टू 2016। मैंने आप बताया था लास्ट में कि ये यहां पर डेट मेंशन होती है, ये मैंने मेंशन कर दी कि आपका करंट ईयर क्या है, 2015 है। अब क्या करें, अब इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? ये वो बात है जो मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था। ये वो बात है जो मैंने पहले लिखी कि जी लास्ट ईयर और कमिंग ईयर लेस करते हैं। कब करते हैं? इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में लेस करते हैं। अब आप देखें, मैंने का सोल्यूशन बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड है, मीन एक्सपेंडिचर साइड है। मैंने पहले वही अमाउंट लिखी रेट्स की जो कि मेरे सवाल में गिवन थी, मैंने एज इट इज 3000 लिख दिया। यहां पे लिखा मैंने लास्ट ईयर, ये देखें ईयर मेंशन कर दिया मैंने, ये मैंने लेस किया। और फिर लिखा कमिंग ईयर, इसका ईयर मेंशन किया और इसकी अमाउंट लेस कर दी। ये लास्ट ईयर था 500 लेस किया, ये 1000 कमिंग ईयर का था, ये मैंने लेस कर दिया। ये मैक्स बेटा जो भी एक्सपेंस आएगा उसके साथ यही पिक्चर होगी। अब आपको आइंदा कभी इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली सिचुएशन क्या थी? कैश बुक के अंदर साल मेंशन थे, आपने उनको अलग अलग किया, करंट ईयर उठाया और किसी उनको छोड़ दिया, वो कहां गए ये बाद में बात करेंगे। हमने करंट ईयर लिया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बात खत्म हो गई। दूसरी पिक्चर में क्या हुआ? रेंट एंड रेट्स गिवन थे लेकिन यहां पे कोई साल मेंशन नहीं था, तो हमने देखा क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट से पता चला इसमें लास्ट ईयर की बात भी हो रही है, कमिंग ईयर की बात भी हो रही है। इन दोनों को मैंने यहां से क्या किया? लेस कर दिया, दोनों को यहां से लेस कर दिया। आप देखें, अगर आप उस सवाल में थे, अगर आपको पिछले बोर्ड पे चीज याद हो, वहां भी आंसर 1500 ही आ रहा था और यहां भी क्योंकि सवाल मैंने सेम रखा हुआ है, यहां भी आंसर 1500 ही आ रहा है। अब इस एक्सपेंस से रिलेटेड एक तीसरी चीज है जो हम इसके पहले बोर्ड पे जाके देखते हैं, तो आए चलते हैं इसके पहले बोर्ड पर और वहां जाके देखते हैं इसमें और एक बात और रह गई है वो किस तरह की है। आए चलते हैं। बेटा एक एडजस्टमेंट का स्टाइल और हेड सेम है। रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट की, अगर क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड पर आपको नजर आए रेंट एंड रेट्स 1500, ईयर मैंने मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि आप रिसीट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं 2015 का। अब जरा पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, पहले वाली सिचुएशन से थोड़ी सी फर्क है। एडजस्टमेंट में लिखा होगा, ये बहुत अहम है कि जब पेपर में सवाल आता है तो ये समझ लें एक ही एडजस्टमेंट है, उसको वो इस तरीके से पूछता है, रेंट्स एंड रेट्स आर ड्यू। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी एडजस्टमेंट के साथ कोई ईयर मेंशन नहीं है उसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा। इसी बात को रेंट एंड रेट्स आर आउटस्टैंडिंग, ईयर मेंशन नहीं है। अब ड्यू हो, आउटस्टैंडिंग हो, अनपेड हो, ओइंग हो, इन सब का ताल्लुक जो है आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में ही होता है। नॉन ट्रेडिंग के चैप्टर में सबसे अहम बात यह है कि आपके जितने नाम आउटस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जितने नाम प्रीपेड के इस्तेमाल होते हैं, वो आपको क्लियर नहीं हो रहे होते। तो आप अभी तक क्योंकि एक ही नाम जानते हैं पार्ट 1 के हवाले से, आउटस्टैंडिंग की जानते हैं सिर्फ, नहीं अनपेड भी बोलते हैं, ड्यू भी बोलते हैं, ओइंग भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको याद रहनी चाहिए, लेकिन आपको किसी स्टेज पे जाके मैं सब बता भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। फिलहाल ये देख लें, ये था लव्स ड्यू, ये भी आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में है, ये भी आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में है, ये भी आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में है। ये 3 लफ्ज आपके सामने आपको बता दिए गए हैं, एक आप जानते थे, 2 नए हैं, इसके अलावा कोई और नया लफ्ज होगा वो आपको मैं बता दूंगा। अब इन यहां में लिखा भी जा रहा है बेटा एडजस्टमेंट सेम है, इसको ये भी कहते हैं या फिर इसको ये भी कहते हैं। ये कोई 3 एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही एडजस्टमेंट है। उसमें यूं समझ लें, अगर ये एक एडजस्टमेंट थी तो 3 सवालों में इस तरीके से पूछी गई थी, मैंने आपके सामने लाके लिख दी। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसका सोल्यूशन जो है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड आप हेडिंग देंगे पहले रेंट एंड रेट्स। अब ये बात आप जानते हैं कि आप ये अमाउंट उठाते हैं कहां से? कैश बुक से, देख लें यही है। और आप क्या करेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं। तो आपने आउटस्टैंडिंग रेंट जो है इसमें ऐड किया, आपके पास जो फिगर जनरेट हो गई वो कितनी हो गई? 2000। अब यहां से एक चीज सीखी आपने, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, अब इसके उलट होता है प्रीपेड, वो क्या होता है? वो लेस होता है। प्रीपेड का ताल्लुक आने वाले साल से होता है, हमने इसकी पहले एग्जांपल में देखा था। इसी तरह ये एक ही एडजस्टमेंट, यानी कि मैंने आज जो आपसे जो बात की वो मैंने एक्सपेंस की जितनी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म हो सकती थी ईयर वाइज, लास्ट ईयर, करंट ईयर, कमिंग ईयर, जो हो सकती थी बेटा, ये मैक्सिमम नॉर्मली फॉर्म होती हैं। इसको मैंने आपके सामने कंपोज कर दिया, इसकी एक पिक्चर बना दी, समरी आपको बता दी। अगर आप ये तीन चार चीजें, ये जो 3 एग्जांपल है, कुछ देर में बिठा लें
भाई देखो ना, एक्सपेंस बदलेगा ना, नाम बदलेगा सिर्फ। मैं रेंट की बात करता हूं, वो सैलरी की बात कर देगा, स्टेशनरी की बात कर देगा, किसी और एक्सपेंस की बात कर देगा अदर देन द डेप्रिसिएशन। तो उसमें आप यही चीजें देखेंगे। तो अगर आप इन चीजों को किसी जगह पे नोट कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस आज के स्पेशली लेक्चर की, तो हम अगले लेक्चर में जो न्यूमेरिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इन्हीं चीजों से है। तो तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।